Hello everyone, welcome back on Chemophysical World. Myself Niharika Singh and as you all know, I'm teaching you chemistry. तो सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस जो है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो वो सिलेबस किस हिसाब से रिड्यूस हुआ है और क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं दैट वी शुड अडॉप्ट टू कोप अप विद द न्यू सिलेबस, ये मैंने आपको वीडियो के थ्रू समझाया हुआ है। लास्ट वीडियो वो सिलेबस रिडक्शन के ऊपर ही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट में हमने कितना पढ़ लिया था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हम सॉलिड स्टेट में जनरल कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड का पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है सॉलिड का, जो कि क्रिस्टलाइन और अमरफस में क्लासिफाइड था। उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, जो कि 4 टाइप के हैं, कोवलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर और आयनिक। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्रिस्टल लैटिस रहेगा। आज हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि रेगुलर एंड रिपीटेटिंग, दोनों चीज़ों को एक साथ ध्यान रखना है। रेगुलर एंड रिपीटेटिव पैटर्न है किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ कि जब जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहूँगी तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस। Whenever I'll use the word constituent particles, so that will be atoms, molecule और ion। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ध्यान रखना है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न रहता है। ये हम बेटा पिछले लास्ट 2 वीडियो से यही पढ़ते आ रहे हैं कि रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रहता है किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब देखिए, ये डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम बहुत इजी डायग्राम है, आपको हेल्प करेगा। अगर आप ये डायग्राम भी बनाए आएंगे ना तो वो ऐसे ही समझ जाएगा कि भाई जो एग्जामिनर है वो आसानी से समझ जाएगा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। क्यों? अब देखिए, यहाँ क्या है? पहले ब्लैक लेयर, देन रेड लेयर, देन अगेन ब्लैक लेयर, अगेन रेड लेयर। तो अगर मैं ऐसा देखूँ तो एक रेगुलर पैटर्न है और वो पैटर्न क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, माइंडेड। रेगुलर पैटर्न क्यों है? क्योंकि ब्लैक के बाद रेड, ब्लैक के बाद रेड। ठीक है, और वो पैटर्न क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। किसका पैटर्न है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब ध्यान देना, हर स्फीयर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हर स्फीयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ये डायग्राम कैसे बनता है देख लीजिए। ब्लैक के स्फीयर बनाए, फिर ब्लैक के 2 स्फीयर के बीच में, देखिए ब्लैक के 2 स्फीयर के बीच में जितना गैप है वहां से दूसरा लेयर स्टार्ट होता है। माइंडेड, ब्लैक के स्फीयर बनाए, फिर उनके दोनों स्फीयर के बीच में जितना गैप होता है वहां से दूसरा लेयर स्टार्ट होता है। तो लेयर ओवर लेयर यहाँ पर एक रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न फॉर्म करती है। अब यहीं से हमें आगे पढ़ना है क्रिस्टल लैटिस। देखिए, क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड से हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न होता है। रिपीटेटिव पैटर्न होता है किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। मैं जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिखूं आप समझ जाइएगा कि मैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस की बात कर रही हूं। ठीक है, तो रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, अगर हम क्या करें, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, इस पैटर्न को अगर मैं इसका 3D डायमेंशनल, माइंडेड, अगर हम इसका 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट कर सकें, हम इसको डायग्रामेटिकली 3D डायमेंशनल में अरेंज कर सकें, डायग्रामेटिकली। ठीक है, हम 3D डायमेंशनल में अगर इसको अरेंज कर सकें इसी पैटर्न को, सो दैट वुड बी नोन एज क्रिस्टल लैटिस। देखिए, बहुत आसान है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम समझ गए हैं, तो बस हमने क्या किया, उसका अगर हमने 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दिया, हमने उसका 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट कर दिया, तो वो कहलाया जाएगा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, वो कहलाया जाएगा क्रिस्टल लैटिस।
बहुत आसान है ये, ऐसे ही हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कितने पॉसिबल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है कि 14 क्रिस्टल्स बन सकते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कितना 14 तरह के 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस बनने की संभावना है, ठीक है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, और इन लैटिस को कहा गया है बेटा ब्रेविस लैटिस। देखिए क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, इस बात की संभावना है कि कितनी तरह के क्रिस्टल्स बन सकते हैं, 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस बन सकते हैं। और उन क्रिस्टल लैटिस को कहा गया ब्रेविस लैटिस, BRAVAIS लैटिस। ये नाम जो है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन के आफ्टर लिया गया था। सो क्रिस्टल लैटिस हमने समझ में आया क्या है, हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट है, मतलब एक रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, अगर मैं उसका 3D अरेंजमेंट कर दूं तो वो क्या कहलाया जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। और कितनी पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस हम बना सकते हैं, और उनको हम कहेंगे ब्रेविस लैटिस। ये नाम कहाँ से लिया गया, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन के बाद में ये नाम रखा गया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्रिस्टल लैटिस सबको समझ आया क्या, क्रिस्टल लैटिस कि 3D कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हम 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये हम 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूरा स्फेयर ना करके सिर्फ डॉट बना दिया, ध्यान दीजिए सिर्फ डॉट बना दिया मैंने। अब देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या कहलाए जाते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। अब एटम्स में मैं पूरा एटम ना बना के उसका न्यूक्लियस बना दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स अप टू अस, हमें सिर्फ पार्टिकल शो करना है। ओके, तो हमने क्या किया, डॉट से मैंने शो कर दिया। 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ना, ये देख लेते हैं। एक लेयर, अब इन दोनों के बीच से हमने यहाँ दूसरी लेयर स्टार्ट करी थी, तो मैं इन दोनों के बीच में ही डॉट बनाती हूँ। आई होप ये डॉट्स आपको नजर आ रहे हो। देखिए सबसे पहली बात, अब ये बात आए कि भाई दो डॉट के, दो स्फेयर के बीच में नेक्स्ट लेयर का जो है स्फेयर, वो दो डॉट्स इन दोनों स्फेयर के गैप के बीच में क्यों बन रहा है, या फिर इन दोनों डॉट्स के बाद बीच में से क्यों सेकेंड लेयर स्टार्ट हो रही है। तो हम सॉलिड के बारे में एक चीज़ पढ़कर आए थे कि वहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नाम मात्र के बराबर होता है। तो यहाँ हम उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को नेग्लिजिबल करने के लिए, बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल करने के लिए हमने क्या किया है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ा दिया है। हमने इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, ध्यान दीजिए, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच के गैप से हमने अपनी दूसरी लेयर शुरू करी, इसीलिए करी क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाए, इनके बीच में डिस्टेंस ना रहे। तो ये कारण है कि हम जो सेकेंड लेयर शुरू कर रहे हैं वो हम इन दोनों के गैप के बीच में से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने ये स्ट्रक्चर जो है मैंने बना लिया है, सिर्फ पॉइंट्स डॉट कर लिए हैं। ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बनाएंगे, ये विद द हेल्प ऑफ डॉट मैंने बनाया है ना, तो इन पॉइंट्स को हम कहेंगे लैटिस पॉइंट। क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट, या फिर हम इसको लैटिस साइट कहेंगे। ध्यान दीजिए, इसे हम या तो लैटिस पॉइंट कहेंगे या फिर हम इसको लैटिस साइट कहेंगे। किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जो कि हमने अरेंज किए हुए, जिसका हम 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस उसी को कहते हैं। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिन्हें हम पॉइंट से शो करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। और अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्रिस्टल लैटिस। वो हम बाद में बताएंगे कैसे बनेगा। देखिए
सबसे पहले आपको एक बात बता दें, हम लोग घर बनता है तो घर कैसे बनता है? सबसे पहले एक ईंट लगती है, ठीक है, एक ईंट, फिर उस ईंट के ऊपर ईंट वॉल बनती जाती है, धीरे धीरे वॉल से फिर धीरे धीरे पूरा घर बन के तैयार होता है। या फिर और बेसिक बात करूँ तो हम लोग की बॉडी, सबसे पहले मदर वूम्ब में सेल्स बनना शुरू होते हैं, सेल बनते हैं, सेल का ग्रुप होता है, वो ग्रुप सेल का ग्रुप एक साथ फॉर्म करके फिर टिश्यू बनाता है, आफ्टर देन ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग के हाउस का केस है, ठीक है। अब वहीं पर हम इसे ऐसे समझेंगे, यहाँ जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो भी घर की तरह या हमारी बॉडी की तरह से, हमारी बॉडी में सबसे पहले सेल होता है, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तब जाकर हमारा पूरा बॉडी तैयार होता है। वहीं पर घर की बात करें, बहुत सारी ईंटें मिलती हैं तब जाकर घर तैयार होता है। तो वहीं पर अगर हम बात करें लैटिस की, तो यहाँ पर भी यूनिट सेल, ये चीज ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट पोर्शन, देखिए स्मॉलेस्ट पोर्शन जो क्या करता है, जो रिपीट करता है, रिपीट इटसेल्फ, जो खुद को रिपीट करता है और रिपीट करके वो क्या बनाता है, एंटायर क्रिस्टल बनाता है। देखिए घर से याद रखिए, बॉडी से याद रखिए, बहुत सारे सेल्स मिलके तब बॉडी बनाते हैं। उसी तरह से एक ईंट, एक ब्रिक, वन ब्रिक जो है वो बहुत सारी ईंटें मिलके तब जाकर हमारा घर बनता है। उसी तरीके से एक स्मॉलेस्ट पोर्शन, सिर्फ एक यूनिट सेल है, वो बहुत सारे यूनिट सेल आपस में जुड़ जाते हैं तब जाकर हमारा क्या बनता है, हमारा क्रिस्टल लैटिस बनता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही हो। क्या कह रहे हैं हम कि स्मॉलेस्ट पोर्शन है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, स्मॉलेस्ट पोर्शन है वही रिपीट हो रहा है और रिपीट हो के क्या बन रहा है, हमारा एंटायर क्रिस्टल बन रहा है, एंटायर क्रिस्टल लैटिस हमारा बन के तैयार हो रहा है। देखिए कैसे, ये मैंने आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बना दिए हैं, ठीक है। मैंने इन दोनों डॉट्स को जोड़ा, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया है। मैं बेसिकली एक ब्रिक बना रही हूँ। अब मान लीजिए मैं एक क्यूबिक ब्रिक बना रही हूँ, ठीक है, एक क्यूबिक के फॉर्म में मैं ब्रिक बना रही हूँ, ठीक है। उससे कैसे हाउस बनेगा हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब देखिए मैंने एक बॉक्स ऐसे बनाया है, आफ्टर देन हमने क्या किया, इसको इससे जोड़ा और फिर ये इसको इससे बना दिया, ये यहाँ इससे जुड़ गई और ये ऐसे हो गया, एक मेरा क्यूबिक ब्रिक बनकर तैयार हो गई है। अब मैं समझ गई कि बहुत सारी क्यूबिक ब्रिक जुड़ेंगी तब जाकर क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो ऐसी ही क्यूबिक ब्रिक बहुत सारी जुड़ेंगी ना तब जाकर लैटिस बनेगा। तो इस क्यूबिक ब्रिक को क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल। आई होप आपको ये चीज समझ में आए अब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक ब्रिक, बहुत सारी ब्रिक जुड़कर घर बनाती, बहुत सारी ब्रिक जुड़कर एक वॉल बनाएंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट तैयार किया है। ये यूनिट सेल है, ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो कि बार बार रिपीट होगा, रिपीट करेगा इटसेल्फ और इटसेल्फ रिपीट करके क्या बनाएगा, एंटायर क्रिस्टल लैटिस वो बनाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम लोग क्रिस्टल लैटिस पढ़े, उसमें हमने क्या पढ़ा कि क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं क्रिस्टल कैसे पैटर्न में होते हैं, वो रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका हम 3D अरेंजमेंट करते हैं तो वो कहलाया जाता है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। वही मैंने कहा क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, वो ये रहा स्मॉलेस्ट पोर्शन, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन बार बार खुद को रिपीट करेगा तब जाकर हमें एंटायर क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए कैसे, देखिए ऐसे इसने इधर से जोड़ा, ये यूं ऐसे, उसी तरीके से ये वाली लाइन जोड़ लीजिए, देखिए फिर से एक और क्यूब बन गया। अब ऐसे ही क्यूब से क्यूब बनते जाएंगे और हमारा फाइनल क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्रिस्टल लैटिस बना और यूनिट सेल क्या हुई, यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पोर्शन हुआ जो कि बार बार रिपीट करेगा इटसेल्फ, खुद को रिपीट करेगा
डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करेगा और रिपीट करके हमें क्या देगा, वो हमें एंटायर क्रिस्टल लैटिस देगा। ठीक है, देखिए एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा है कि वहाँ रेगुलर और रिपीटेटिव पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा है कि जब हम क्या करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स को हम उनको डायग्रामेटिकली 3D अरेंजमेंट में अरेंज कर दें, हम उनका 3D अरेंजमेंट कर दें तो वो कहलाए जाएंगे क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर क्रिस्टल लैटिस में भी एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो कि क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है इटसेल्फ, और रिपीट करके वो क्या बना रहा है, एंटायर क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। ये हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया। मैंने यही एग्जाम्पल यहाँ पर यही मैंने ड्रॉ करा है, बस डॉट की फॉर्म में ड्रॉ किया है। एक क्यूब बना, ठीक है, और उसी क्यूब से फिर और क्यूब बना, और ऐसे क्यूब से क्यूब बनते जाएंगे और फाइनल क्रिस्टल लैटिस हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो था जनरल जो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक और चीज अभी बताई थी, क्या था वो, कि ये जो डॉट है, इन डॉट्स को क्या कहेंगे हम, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड कहेंगे। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस। ध्यान दीजिए, लैटिस पॉइंट्स है ये, लैटिस पॉइंट्स, ये क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे, किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। और जब हम इन लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए, यूनिट सेल के बारे में हम लोग क्या पढ़ा है, यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ लिया कि एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो कि क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और रिपीट करके हमें क्या मिल रहा है, वो रिपीट होगा स्मॉलेस्ट पोर्शन, और रिपीट होके हमें एक फाइनल क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। ठीक है, आप इस क्यूब से समझ लीजिए कि ये क्यूब है जो कि बार बार, ये क्यूबिक, ये एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होगा, और रिपीट होके हमें क्या मिलेगा, हमें एक लैटिस मिल जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक यूनिट है, बहुत सारी यूनिट्स जुड़ जाएंगी, जुड़ के हमें लैटिस मिल जाएगा। यहाँ में इसके कॉर्नर्स पे इसकी जो वर्टेक्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मान लीजिए, इन्हें हम लैटिस पॉइंट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हमें यूनिट सेल को, हमें क्या करना है, यूनिट सेल कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, हम यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं डायमेंशंस के बेसिस पे। ठीक है, तो 3 तरह की डायमेंशंस हैं, ए, बी और सी, रेस्पेक्टिवली कौन से एक्सिस पे होंगी, रेस्पेक्टिवली ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे होंगी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखिए, यहां मैंने ए कर दिया, ये बी हो गया और ये जेड हो गया, ए बी और ये हो गया जेड, तो ये सॉरी ए बी एंड सी, वो एक्स वाई जेड एक्सेस पे हो गया। उसके साथ साथ हम यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं हम, डायमेंशन के बेसिस पे, जो कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस पे होंगी। डायमेंशन क्या हो सकती है, ए बी और सी। और दूसरा, हम उनको एंगल्स के बेसिस पे, हम उनको एंगल्स के बेसिस पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब एंगल्स भी कौन कौन से हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा एंगल जो होगा वो बिटवीन ए एंड सी होगा, यहां पे होगा अल्फा। मैं दूसरे पेन से बना देती हूँ इसे, ये होगा अल्फा। ठीक है, वही जो बीटा होगा वो होगा बिटवीन बी एंड सी, यानी कि यहां होगा बीटा, ये होगा बीटा। वही गामा की बात करें तो गामा होगा बिटवीन ए एंड बी, यहां होगा गामा। ठीक है,
तो हमने क्या जानना है, सबसे पहले यूनिट सेल क्या होता है हम समझ गए, स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो कि रिपीट करके लैटिस बनने में हेल्प करेगा, ठीक है। यूनिट सेल बहुत सारे जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा, लैटिस बन के तैयार हो जाएगा। हम एक यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, तो हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं डायमेंशंस के बेसिस पे, जो कि XYZ एक्सिस पे होंगी। क्यूब से याद रखना इस चीज को, ठीक है। बहुत सारे क्यूब जो है वो जुड़ जाएंगे और फाइनल लैटिस हमारा बन जाएगा। एक क्यूब को हम यूनिट सेल कह रहे हैं। हम एक क्यूब को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं ये बात हम जानते हैं, एजेस के बेसिस पे, डायमेंशंस के बेसिस पे, A, B और C जो कि XYZ एक्सिस पे होंगी। उसके साथ साथ एंगल्स के बेसिस पे, अल्फा एंगल जो हुआ वो किसके बीच में हुआ, A और C के बीच में हुआ, यहाँ और यहाँ के बीच में मैंने बनाया है। उसके बाद बीटा वाला जो हुआ वो B और C के बीच में हुआ, ये रहा। और वही C अल्फा गामा एंगल जो हुआ वो A और B के बीच में हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की तरफ। देखिए मैं जितना आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये आपको मैं नोट्स की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज जितना हो पाएगा वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा। तो आई गेस जो यहाँ मैंने बताया है सही सब वही कुछ वहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ आ जानी चाहिए। इसके सिवा कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। पहला, चलिए मैं आपको सबसे पहले इजीली बताती हूँ, 2 तरह के हैं, ठीक है। 2 तरह के यूनिट सेल हैं। पहला है सिंपल यूनिट सेल, उसके बाद है सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल जो कि फर्दर माइंडेड, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। ये फर्दर बेटा 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है, जिसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो यूनिट सेल कितना 2 तरह के हैं, सिंपल यूनिट सेल जो कि डिवाइडेड है, सिंपल यूनिट सेल जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। उसके सिवा सेंटर्ड यूनिट सेल जो कि फर्दर सब डिवाइडेड है बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में और एंड सेंटर्ड में, ठीक है। देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है आई गेस, तो अब हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 7 तरह के जो क्रिस्टल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ NCERT क्वेश्चंस आएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो हम वो सॉल्व करेंगे। आज जितना पढ़ाया है वो सब आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको ऐड कर दूंगी, लिंक कर दूंगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, उसका सेशन पसंद आएगा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे इन टच, थैंक यू।